नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को भारत ने किया खारिज। उच्चायोग के अधिकारी को तलब कर लगाई फटकार। कहा, ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम। कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत के बाद गारंटी के मुद्दे पर भाजपा के हमले हुए तेज। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आती है वहां की वित्तीय स्थिति के लेकर चुनौती लेकर आती है। महाराष्ट्र और झारखंड में गरमाई राजनीति। शायना एनसी पर विवादित टिप्पणी पर सांसद अरविंद सावंत ने मांगी माफी। उधर झारखंड में इंडी गठबंधन में कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला। कल अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान ढेर गैर स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों पर हमले में था शामिल। और खेल की खबरों में मुंबई टेस्ट में दूसरे दिन टीम इंडिया का जलवा। न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन पर 143 रन की बढ़त। रविंद्र जडेजा ने झटके 4 विकेट। हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, कनाडा की ओर से लगातार दिए जा रहे अनर्गल बयानों का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल में भारत के गृह मंत्री का नाम लिया। इस पर भारत ने कनाडा उच्चायोग के अफसर को तलब किया और गृह मंत्री का नाम लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडा जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत ये आरोप लगा रहा है। लगातार अनर्गल आरोप लगा रहे कनाडा को भारत ने एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने न केवल सख्त प्रतिक्रिया दी बल्कि कड़ा एक्शन भी लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया और एक राजनयिक नोट सौंपा है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्रवाई के संदर्भ में एक राजनयिक नोट सौंपा। नोट में कहा गया है कि भारत सरकार उपमंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह खुलासा हुआ कि कनाडा के उच्चाधिकारियों ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक किए। ये केवल वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार पैटर्न के बारे में भारत सरकार के लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण की पुष्टि ही करता है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की तरफ से सूचित किया गया है कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। उनके कम्युनिकेशंस को भी बाधित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर भी कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध किया है। As we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions, by citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices.
कनाडा सरकार की नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 रिपोर्ट में भारत के बारे में की गई टिप्पणी पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही के दिनों में कनाडा ने भारत पर कुछ आरोप लगाए, जिसका भारत ने पुरजोर खंडन किया और कहा कि कनाडा ने इस बारे में कोई सबूत ही नहीं सौंपे। हाल ही में कनाडा की ओर से भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया और कनाडा के राजदूत को तलब किया। कुछ ही घंटों बाद भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। भारत ने बार बार साफ किया है कि कनाडा अपने आरोपों पर कोई सबूत नहीं दे रहा। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद उपजे विवाद की। कांग्रेस की ओर से चुनावों में दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत के बाद इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावों में कांग्रेस की गारंटियों पर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत और फिर उस पर पीएम मोदी की कड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आती है, वहां की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती लेकर आती है। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। दरअसल खड़गे के ट्वीट के बाद शुक्रवार शाम पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान वह लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे भी जानते हैं कि वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वो पहले सच बोल रहे थे या बाद में। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि युवाओं के सुझाव प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। अब मतलब ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, खड़गे जी अभी सच बोल रहे हैं, 24 घंटे पहले सच बोल रहे थे। मतलब तारीख बदली और तकरीर बदल गई है। बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है, वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। हिमाचल में तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरी दे सकें। ऐसी ही हालत कर्नाटक में है, जबकि पीएम मोदी ने जन धन खाता योजना, स्वच्छता अभियान, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने सहित जितने भी वादे किए थे, उन सब को पूरा करके दिखाया है। बीजेपी की ओर से रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था, देश के आर्थिक विकास, ईपीएफओ के आंकड़े, देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, भारत पाकिस्तान सीमा एवं भारत चीन सीमा के हालात, दुनिया की महाशक्तियों के साथ भारत के संबंध, दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों सहित कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि पीएम मोदी ने देश को कांग्रेस राज की तरह कभी झुकने नहीं दिया, बल्कि हर जगह भारत का मान सम्मान बढ़ाया। कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पागलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है। कुल मिलाकर खड़गे के बयान से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर दिख रही है और मुफ्त की रेवड़ियों का कमाल फिर से सियासी घमासान का हथियार बन गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब एक और बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के अब आदेश दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दिया। बैठक में कहा गया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि किसानों की जमीनों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन भाजपा के नेता अमित मालवीय ने वक्फ के मनमाने रवैये पर कर्नाटक सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस शासित कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा लूट और जमीन हड़पने का सिलसिला जारी है। विजयपुरा में किसानों की जमीन के बाद वक्फ बोर्ड अब पूरे कर्नाटक में कम से कम 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा कर रहा है, जिनमें प्रसिद्ध गोल गुंबज, इब्राहिम रौजा, विजयपुरा में 12 कमान, बीदर और कलबुर्गी के किले शामिल हैं। इनमें से आदिल शाहीस की पूर्ववर्ती राजधानी विजयपुरा में 43 को पहले ही 2005 में वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिनमें से कई पर अतिक्रमण कर लिया गया है और अर्थहीन परिवर्तन किए गए हैं। पूरे राज्य पर वक्फ संपत्ति होने का दावा करने से पहले कर्नाटक को बचाएं। मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस और सिद्धारमैया इसे बेचना चाहते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश है, जहां के बागपत कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस नेता एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने वीडियो का संज्ञान लेने के बाद जिला अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का वीडियो कल रात वायरल हुआ। गुराना रोड के रहने वाले यूनुस चौधरी 16 साल तक जिला अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद अब जिला अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि ये वीडियो उनका नहीं है और वीडियो को एडिट कर उन्हें फंसाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया है और एक पत्र भी जारी किया है। हालांकि युवती की ओर से अभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस समय की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां खानियार में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक बीके बिरदी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वे लश्कर का कमांडर था और 4 सुरक्षाकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। खानियार में थांग मोहल्ले का एक कॉर्डन सर्च किया गया। जब कॉर्डन के दौरान जब हम लोग वहाँ पे सर्च और पार्टीज क्लोज थी तो अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया। तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। अब तक की ताज़ा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि इस त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने क्या खास इंतजाम किए हैं। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली गुजर चुकी है और अब छठ पूजा का इंतजार है। तो इस दौरान यात्रा की मांग भी बढ़ जाती है और भारतीय रेलवे पर इस दौरान खासा दबाव रहता है। यात्री अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित और सुविधापूर्वक यात्रा कर सकें, इसको लेकर रेलवे ने इस बार ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। विशेष बात यह भी है कि बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने और उमड़ती हुई यात्री की भीड़ के मुताबिक ही सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। इस बार त्योहारी सीजन में रेल यात्रा के वो दृश्य नदारद हैं जिसमें आपको एक के ऊपर एक चढ़े हुए रेल के हर डिब्बे में ठूस ठूस कर भरे और सुविधाओं व जानकारी के अभाव में भटकते हुए यात्रियों का दिखना बेहद आम था। भीड़ इस बार भी है, लेकिन सब कुछ नियंत्रित और सुव्यवस्थित है। पिछली बार की 4,500 ट्रेनों की तुलना में भारतीय रेलवे द्वारा इस बार लगभग 7,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यही वजह है कि रेल यात्रियों का सफर पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे ने रिजर्व रैक भी रखे हैं और अधिक भीड़ होने पर इन्हें तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा है। सुविधा सिर्फ अतिरिक्त ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों के खान पान की व्यवस्था, स्वच्छ टॉयलेट और मेडिकल सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। RPF के जवान मुसाफिरों को स्टेशन के बाहर से लाइन लगाकर ट्रेन आने पर बैरिकेड खोलकर उन्हें बर्थ तक ले जाकर बैठा रहे हैं। ये जो इंक्लोजर लगाए गए हैं, ये रेलवे और RPF की मदद से 100% हमारा ये सेफ है, कोई स्टैम्पेड नहीं होता इसके कारण, और जो जितने भी यात्री हैं बड़े सेफ एंड साउंड जाते हैं। इस दौरान यात्रियों की मेडिकल सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा गया है। बाहर जाके फार्मेसी वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें स्टेशन पे ही मिल गई, अच्छी बात है। अच्छे से ये ट्रीट किया, फर्स्ट एड किया, अच्छे से किया। त्योहार में यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए मुंबई, पुणे और नागपुर डिविजन्स में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सब सुविधा दिया हुआ है सरकार ने, गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा नियम सुविधा दिया हुआ है। पहले से बहुत बेहतर है। बेसिक नीड के जो है ह्यूमन का वो सब तो है, जितना पंडाल है वो सही है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खानपान, उपचार, AC वेटिंग हॉल जैसी व्यवस्थाओं के साथ ही वृद्ध यात्रियों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन टिकट लेने के लिए 35 मशीनें लगाई गई हैं। ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने का तरीका यात्रियों को समझाने के लिए लखनऊ के DRM और अन्य आला अधिकारी खुद जुटे दिखाई दिए। यहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम है, ऐसे ही हमारा बनारस, अयोध्या हर जगह है, और वहाँ पे रेगुलर राउंड द क्लॉक 3 से 4 जो RPF के सिपाही हैं जो ट्रेंड हैं प्रॉपर तरीके से, वो उसको मैन करते हैं। खास बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पूरे इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार रात उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। त्योहार के इस सीजन में उमड़ी यात्रियों की भीड़ को जिस तरह से रेलवे ने संभाला है वह संतोषजनक तो है ही, सरकार के सुशासन और सेवा का भी उदाहरण है। मुंबई से शिशिर सेलार, दिल्ली से राजेश राज,
और लखनऊ ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सबसे बड़े पर्व की। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ होने वाली है। इसे लेकर बाजारों में रौनक भी दिखने लगी है। लोग व्रत के लिए सूप के साथ मिट्टी के चूल्हे की खरीदारी कर रहे हैं। इस व्रत के लिए बिहार की राजधानी पटना में हो रही तैयारियों पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। बिहार में आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये महापर्व समाप्त होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ को लेकर बिहार के बाजारों में रौनक दिखने लगी है। लोग व्रत के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और शहर में छठ को लेकर कई जगह दुकानें सज चुकी हैं। बिहार का छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग खरीदारी के लिए दीपावली के बाद खरीदारी के लिए आए हैं। धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। आज थोड़ा बहुत भीड़ है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर छठ को लेकर कई अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम महिला रुखसाना खातून भी व्रत के लिए मिट्टी का चूल्हा बना रही है। उन्होंने बताया कि विजयदशमी के बाद से वो छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू कर देती हैं। इसमें वो साफ सफाई का खास ध्यान रखती हैं। साथ ही विजयदशमी के बाद मांसाहार का भी त्याग कर देती हैं। इस बार चूल्हा का दाम है 120 रुपया। छठी मैया के लिए हम लोग को दिल में बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है कि हम लोग इन लोग को अच्छा मानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि अच्छे से हिंदू लोग करें पर्व और खुशी से रहें, हम लोग भी खुश रहें। छठ पूजा में बांस की बिनाई किए सूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बगैर सूप के भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जा सकता। सूप में ही फल, ठेकुआ और दूसरी पूजन सामग्रियां रखकर अर्घ्य दिया जाता है। पटना के कई इलाकों में छठ पर्व के लिए सूप का बाजार सजकर तैयार हो चुका है। इस बार सूप की कीमत 70 रुपए से 100 रुपए के बीच है। मांग के अनुसार कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि छठ के लिए खरीदारी आने वाले 2 दिनों में और भी तेज हो जाएगी। दुकानदार बताते हैं कि इस बार बिक्री पहले से ज्यादा अच्छी है। बिक्री आज से ही है, गाइडर से बिक्री होना शुरू हो गया है। और सूप डोरा का भी रेट भी है जो है कि है ज़्यादा, 75 है, 90 है। और ये सूप जो है मार्केट में उतना आया नहीं है। सूप जो है कि फिर 13 साल कैसे बिका था, 200 रुपये 150 रुपये सूप बिका था और ये उसी तरह रहेगा। दूसरी तरफ घाटों पर व्रतियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों पर उचित प्रकाश व्यवस्था, राहत टीमों की तैनाती और बैरिकेडिंग जैसे सुरक्षा उपायों को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी इंतजामों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की दस्तक की शुरुआत हो जाती है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। राजधानी में ऐसी स्थिति लंबे समय से चल रही है। आखिर क्या इसकी वजह है और लोगों को इससे कैसे राहत मिल सकती है, इसको लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अरविंद नौटियाल से डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण और धूल प्रदूषण मुख्य कारकों में से एक है। साथ ही इस बार दिवाली के बाद कम वायु प्रदूषण का कारण मौसम और तेज हवाएं रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अरविंद नौटियाल जी। सर, क्या वजह है कि जैसे दिल्ली वासियों को ठंड से, गर्मी से राहत मिलती है, ठंड की दस्तक आती है, लेकिन वायु प्रदूषण से उनकी परेशानी बढ़ जाती है? गर्मी ख़त्म होते होते जब बरसात ख़त्म होती है, गर्मी भी अपने ढलान पे होती है, उसके पश्चात ये जो सर्दी का मौसम आता है, ये विशेषकर आपने सही कहा कि ये वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के दृष्टि से ये थोड़ा सा सेंसिटिव पीरियड हो जाता है। अब इसके मैं अगर एक साइंटिफिक तौर पे कहूँ इसको, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रदूषण की एक्टिविटीज़ कोई मेजर रूप से बढ़ती हैं। कुछ कारण हैं जो सर्दियों में, जैसे पराली जलने के और जो हमारे त्योहारों के दौरान जो फायर क्रैकर्स हैं, उनसे लोड ज़रूर बढ़ता है। लेकिन अगर हम सामान्यतः देखें तो साल भर जो हमारे पास जो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं,
जो जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो कि मानव द्वारा गढ़ी गई क्रियाएं हैं, उनमें जो पोल्यूशन होता है वो एक्टिविटीज़ साल भर करीब करीब कॉमन लोड रहता है। राज्य सरकार की बात करें तो दो बड़े बहाने हमें नजर आते हैं इस मौसम में, एक तो दिवाली के पटाखे और दूसरा पराली। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण में योगदान देते हैं? निश्चय ही, जैसे मैंने कहा कि हर पोल्यूटिंग एक्टिविटी, अब ये ज़रूर एक कारण हैं, बट इनका जो एक दायरा है वो बड़ा सीमित है। पराली की जहाँ तक जो समस्या है वो करीब 1.5-2 महीने तक हम देखते हैं। सरकार को और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सारी एजेंसीज, मैं तो कहूँगा सरकार, गैर सरकारी, नागरिकों, सभी को एक सम्मिलित प्रयास है ये। इसमें आप कोई कंपार्टमेंट्स और कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। सम्मिलित प्रयासों से के द्वारा ही, और दिल्ली ही नहीं, केवल मैं तो कहूँगा कि दिल्ली, एनसीआर और हम कमीशन में हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी के सामूहिक और सम्मिलित प्रयासों को हम एक ऑर्गेनाइज कर पाएँ। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।